दोस्तों, अगर आप शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि 1 अप्रैल 2026 से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं क्रेडिट कार्ड्स को लेके, और उनमें से कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो आपके इनकम टैक्स को लेके भी हैं। मतलब आपको इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है अगर आपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ नहीं किया। और साथ ही बैंक्स ने बहुत सारे पर्क्स या रिवॉर्ड्स को भी चेंज किया है क्रेडिट कार्ड्स को लेके, चाहे कोई SBI है, HDFC है, ICICI है। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 बड़े बड़े चेंजेस जो हैं उनको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको सिखाने वाला हूं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन। आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत ऐसी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। तो चलते हैं, पहला चेंज, सबसे बड़ा चेंज और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये आया है इंडियन गवर्नमेंट से। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ये डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इशू किया है। ये 976 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। मैंने और मेरी टीम ने इसमें काफ़ी घुसने की कोशिश करी, रिसर्च करने की कोशिश करी। जो सबसे बड़ा चेंज हमें क्रेडिट कार्ड के लिए दिखा वो ये दिखा। आप इसके पेज नंबर 183 पे जाएंगे तो आपको पॉइंट नंबर 4 मिलेगा, और यहाँ पर ये चेंज क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो कि 10 लाख से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेके लेट्स से 30 मार्च 2027 तक, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा बिल आता है क्रेडिट कार्ड का और आप उसको पे करते हो, चाहे तो आप डेबिट कार्ड से करते हो या कैश से करते हो, जैसे भी करते हो, अगर 10 लाख से ज़्यादा का आपने पेमेंट किया है तो ये इंफॉर्मेशन आपकी क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी या जो बैंक है वो लायबल हो जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ये इंफॉर्मेशन तुरंत सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है, 10 लाख की लिमिट यहां पर आप देख सकते हो, 10 लाख रुपीज और मोर। और साथ में एक और पॉइंट है यहां पर, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा तक का कैश से करते हैं तो उस केस में भी ये क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाए। ठीक है, ये काफी बड़ा चेंज है। अब मैं सोच रहा था कि ये चेंज आखिर हुआ ही क्यों है, तो बहुत ही सिंपल है यार। अगर क्रेडिट कार्ड किसी का बिल आ रहा है 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि भाई इनकी इनकम कितनी है। ठीक है, मानो उनकी इनकम है 15 लाख 20 लाख, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने इनकम उतनी दिखाई नहीं है, तो क्या करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? उनको नोटिस भेज सकती है, उनसे इंक्वायरी कर सकती है, उनको दर दबोच सकती है। मंशा बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि ये चाहते हैं कि अगर कोई इंसान खर्च बहुत कर रहा है और अपनी इनकम उतनी डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी हो रही है। और उस चोरी को पकड़ने के लिए इन्होंने एक्सपेंस वाला रूट लिया है कि भाई अगर कोई क्रेडिट कार्ड का 10 लाख से ज़्यादा खर्चा कर रहा है और पे कर रहा है उसको, उस बिल को 10 लाख से ज़्यादा जो बिल है उसको पे कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इनकम की चेक होनी ज़रूरी है। इसलिए ये रूल लगा है। ये रूल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्या है, एक थोड़ा सा कैच है। मान लीजिए आपने कोई भी एक बैंक है, मान लीजिए SBI बैंक है, उसके आपने 4 क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं। ठीक है, मान के चलता हूँ मैं ऐसे ही। अगर चारों का बिल मिला के टोटल 10 लाख से ऊपर होता है या किसी एक का भी 10 लाख से ऊपर होता है तो ये रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं मान लीजिए आपने मल्टीपल बैंक्स में क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, तो फिर पता नहीं मुझे इस केस में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा। क्योंकि मान लीजिए मैंने SBI का अगर ले रखा है क्रेडिट कार्ड और मेरा टोटल साल का बिल आता है 2.5 लाख रुपए का, तो SBI इज नॉट लायबल टू रिपोर्ट इट। ठीक है, लेकिन अगर सेम बैंक से मैंने 3-4 कार्ड्स ले रखे हैं और अगर मेरा बिल टोटल 10 लाख से ज़्यादा आता है तो दे हैव टू रिपोर्ट इट। हो सकता है पहला रूल आपके लिए इंपैक्टफुल हो या नहीं हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको कैसा लगा ये चेंज? आपको लगता है कि इससे टैक्स की चोरी रुकेगी या फिर ये और ही कुछ मुद्दा चल रहा है? कमेंट्स में लिखें कि ये चेंज सही है या गलत है आपके हिसाब से। अब मैं चलता हूं दूसरे चेंज की तरफ, जो काफ़ी बड़ा चेंज है, और ये रेगुलेटरी चेंज नहीं है, मतलब कि सरकार के द्वारा ये चेंज नहीं किया गया है, इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये सारी बैंक्स ने मिलकर किया है। तो फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ आप पढ़ोगे कि HDFC, SBI, एक्सिस, इन सभी ने अपने जो रिवॉर्ड्स हैं या अपने जो पर्क्स जो ये देते थे क्रेडिट कार्ड्स पे, उन सबको बहुत कम कर दिया है। ठीक है, अब मैं हर एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल, 2 बड़े बड़े एग्जांपल, मेन जो एग्जांपल है वो दिखाता हूं। ठीक है, तो अगर मैं HDFC की वेबसाइट पे जाता हूं तो एक ये क्रेडिट कार्ड है रेगालिया का, मुझे तो पता नहीं कैसे बोलते हैं इसको, रेगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड शायद इसको बोलते हैं, मैंने कभी यूज नहीं करा पर्सनली, ना ही मेरी कोई रिकमेंडेशन है। ठीक है, HDFC बैंक की वेबसाइट पे जाओगे तो आप यहां पर देख सकते हो, नीचे आओगे तो बेनिफिट्स देखोगे आप यहां पर। ठीक है, तो यहां पर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इसमें कि 12 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस
ठीक है। इंडिया में अगर आप इसको यूज करते हो तो लाउंज के आपको एयरपोर्ट पे एक्सेस मिलेंगे, 12 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेंगे, ठीक है। अब इनका नोटिफिकेशन आया, एक पीडीएफ है, ये आप देखिए, इसमें इन्होंने क्या चेंजेस बताए हैं। मोटा मोटा जो चेंज है ना वो मैं आपको दिखाता हूं। लाउंज एक्सेस को लेकर यहां पर चेंज है, देखिए पेज नंबर 2 पे बोल रहे हैं कि 3 डोमेस्टिक लाउंज मिलेगी पर कैलेंडर क्वार्टर, मतलब कि एक क्वार्टर में कितनी, 3, तो मतलब कि एक साल में कितनी हुई, 12 हुई। तो पर्क तो वही रखा है, लेकिन अब इसमें कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई है कि अगर आपका स्पेंड, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का स्पेंड 60,000 से ज्यादा है प्रीवियस क्वार्टर में, ठीक है, मान लीजिए अप्रैल मई जून, उसमें आपने 60,000 की स्पेंडिंग कर दी, ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में आप 3 लाउंज के एक्सेस ले सकते हो डोमेस्टिकली। इस रूल का मतलब ये है। तो पहले, और ये रूल कब से एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2026 से, 1 अप्रैल से नहीं है, 1 जुलाई 2026 से है, ठीक है। अब ये कोई रेगुलेटरी चेंज नहीं है, ये बैंक का अपना चेंज है। और इस तरह के चेंजेस केवल एचडीएफसी ने ही नहीं किए हैं, बहुत सारी बैंक्स ने किए हैं। अब बहुत सारी बैंक्स क्या बोल रही है ना कि हम बिना कंडीशन के आपको क्रेडिट कार्ड के पर्क्स जैसे कि लाउंज का एक्सेस है नहीं देंगे, आपको सर्टेन कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा, जैसे कि स्पेंड की कंडीशन यहां पर दे दी उन्होंने कि प्रीवियस क्वार्टर में अगर किए हैं तो ही मिलेगा। पहले क्या था, 12 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस था यहां पे लाउंज का पूरे साल में, कोई कंडीशन नहीं थी उसमें, लेकिन अब वो पर्क यहां से हटा लिया गया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं जो आपको लाउंज का एक्सेस दे रही है, पहले आप देखिए कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं कि भी नहीं, वरना आप लाउंज का वहां पर जाके आपको एम्बेरसमेंट हो जाएगा, या आपको पे करना पड़ेगा। तो अपनी रूल्स चेक कर लीजिएगा। सारे क्रेडिट कार्ड्स के मैं आपको रूल्स यहाँ नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो चेंज है ना स्पेंड को लेके, ये 90% सारी बैंक्स ने कर दिया है ऑलरेडी। उसकी इफेक्टिव डेट अलग अलग हो सकती है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, तो मैं एसबीआई की वेबसाइट पे गया। बाय द वे, क्रेडिट कार्ड की मेरे यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिंपली आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइमली शेयर करना चाह रहा हूँ, ओके। एसबीआई की मैं वेबसाइट पे गया तो इनका एक कार्ड आता है कैशबैक एसबीआई कार्ड, ओके। इसमें क्या होता है कि आपको 5% कैशबैक मिलता है ऑनलाइन स्पेंड पे, 1% मिलता है ऑफलाइन में, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, राइट। इनका भी अभी नोटिफिकेशन आया है, ये पीडीएफ आई है रिसेंटली, 1 अप्रैल 2026 से ये चेंजेस लागू हो चुके हैं। क्या लागू हुए हैं कि यहां पर इन्होंने मैक्सिमम कैशबैक की एक लिमिट बांध दी है, ठीक है। पहले ये लिमिट नहीं हुआ करती थी। क्या लिमिट है, अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2,000 रुपए तक का ही मिलेगा एक आपका सेटलमेंट पीरियड, मतलब कि 1 मंथ में मोटा मोटा। ऑफलाइन में भी 2,000 की लिमिट, तो टोटल लिमिट कितनी कर दी इन्होंने, 4,000 की, मतलब आप 4,000 से ज्यादा अब कैशबैक इसमें नहीं ले सकते। तो बहुत सारी बैंक्स ने जो कैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके क्रेडिट कार्ड्स में। तो अब तक आपको अनलिमिटेड आप बेनिफिट ले रहे थे अपने क्रेडिट कार्ड्स का, तो वो आप वापस से अपनी जो कंपनी है क्रेडिट कार्ड की इशूइंग बैंक है उसको जाके चेक करिए, उनको बोलिए भाई कैपिंग क्या है मेरे इसमें, कैपिंग तो नहीं है कहीं, जिससे आप वो कैपिंग एक्सीड ना करो और आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो। क्योंकि आप अगर इस तरह से शॉपिंग करते हैं कि भाई मुझे कैशबैक्स मिलेंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। साथ में इन्होंने यहाँ पर देखो, एसबीआई ने एक और कंडीशन डाल दी कि कैशबैक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में, जैसे कि डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अगर आप खर्चा कर रहे हो क्रेडिट कार्ड को लेके। आई होप यू आर नॉट डूइंग दैट। गेमिंग मतलब देख लीजिए, आपका वो डिसीजन खुद का है। टोल्स में जाके अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो उनमें आपको कैशबैक्स नहीं मिलेगा। ये इन पर्टिकुलर एसबीआई का जो कार्ड है, कैशबैक वाला कार्ड, उसके बारे में मैं बता रहा हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी बैंक्स ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, कुछ ने तो 1 अप्रैल से ही लगा दिए हैं। तो आप कृपया करके अपने क्रेडिट कार्ड का कंपनी को रीच आउट करो, उनसे पूछ लीजिए कि भाई मेरी रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। दे आर लाइबल टू गिव यू रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस, और क्लियर ले लेना जिससे कि आप कभी लॉस में ना जाओ। तो ये हुआ चेंज नंबर 2, जो बहुत ही बड़ा चेंज है मेरे हिसाब से। ये चेंज आपको अच्छा लगा, बेकार लगा, कमेंट्स में लिखो। आप कौन सा क्रेडिट कार्ड अभी यूज करते हैं स्पेसिफिकली शॉपिंग के लिए, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग हो गई या आपकी वैसी शॉपिंग हो गई। लेट मी नो इन द कमेंट्स बेस्ट कौन सा है, बेस्ट पर्क्स कौन से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ते हैं, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी कि भाई कौन सा क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर तो जरूर से आप इसमें कमेंट करें और बताएं आपके हिसाब से बेस्ट क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के लिए कौन सा है। अब मैं चलता हूं चेंज नंबर 3। चेंज नंबर 3 बताऊं उससे पहले, अगर अब तक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइएगा और कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरी टीम कमेंट्स पढ़ती है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि सर देखिए इतने सारे कमेंट्स आए, इतनी अच्छी लोगों को पसंद आई है इन्फॉर्मेशन। 900 पेज का डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ ला के दें हम। तीसरा चेंज जो सबसे बड़ा हुआ है वो हुआ है पर्सनल यूज ऑफ कंपनी क्रेडिट कार्ड्स में अट्रैक्ट टैक्स। देखिए ये थोड़ा ना
कैविएटेड है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें नुएंसेस हैं। क्या है मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंपनी ने आपको एक कंपनी की तरफ से क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। वो क्यों दिया हुआ है कि आप कभी भी ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, एयरलाइन में कहीं आप टिकट बुक कर रहे हैं, या फिर आप कोई खाना खा रहे हैं बाहर, तो उसके लिए ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हो तो कंपनी आपका खर्चा उठाएगी, राइट। तो आपको क्रेडिट कार्ड दे रखा है, आप उसको स्पेंड कर रहे हो। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, उस क्रेडिट कार्ड को एक तो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज में ले लेते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई है यहाँ पे, वो ये आई है कि अगर कोई कंपनी आपको कुछ पर्क्स दे रही है, मतलब बेनिफिट्स दे रही है, आपको कुछ रिवॉर्ड्स दे रही है और कह रही है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लीजिएगा, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लीजिएगा, तो वहां पर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरी कंपनी ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है और उन्होंने बोला कि राहुल आपने इस साल बहुत अच्छा काम करा है, तो हम आपको 2 नाइट्स का कहीं स्टे दे रहे हैं, आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कंपनीज देती नहीं है इतने अच्छे रिवॉर्ड्स, पर मान के चलता है इस तरह के कोई भी रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई रिवॉर्ड दिया है तो मैंने जाके क्रेडिट कार्ड पे वो स्पेंड कर दिया, तो एक्चुअली वो ऑफिशियल पर्पस तो है नहीं, वो विजिट तो मैंने करी ही नहीं है, वो एक तरह से कंपनी ने मुझे पर्क दिया है। तो उस केस में मुझे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये पर्क था और ये मेरी ऑफिशियल विजिट थी। अब मैं आपको दिखाऊं इसका प्रूफ, तो आप सेम जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था मैंने, जो कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 976 पेज का, इसी में ही पेज नंबर 14 पे यहाँ पे इन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ होती है इस क्लॉज को, बट फिर भी यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस करे हैं, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली एंड होली ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, तो उनको आपको अपने टैक्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा। दे विल बी कंसिडर्ड एज पर्क्स। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन आप फिर भी इसको सीए से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी ना थोड़ी सी जो यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है, थोड़ी सी टेक्निकल सी लैंग्वेज है, तो ज़रूर अपने सीए से वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका मतलब यही निकलता है कि अगर कंपनी ने आपको कोई पर्क्स दिए हैं तो उन पर्क्स पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से वो आपकी इनकम मानी जा रही है। तो कहीं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं आपको। अगर आप छोटा सा भी पर्क ले रहे हो तो आपको वो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है ये वाला ना सबको बेकार ही लगेगा चेंज, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको चेंज नंबर 3 पसंद आया है किसी भी एंगल से। मुझे तो नहीं लग रहा, पर फिर भी लेट मी नो इन द कमेंट्स while I move to change number 4। चौथा जो चेंज आया है वो आरबीआई की तरफ से आया है। ये चेंज एक्चुअली अनाउंस हो गया था लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में, लेकिन इसकी इफेक्टिव डेट है जुलाई 1, 2026। ओके, क्या है ये? देखिए, जब भी क्रेडिट कार्ड कंपनी कोई सेटलमेंट्स करती है, आपसे पेमेंट्स वगैरह लेती है, वो सारी इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भेजती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CIC, ओके, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। आप गूगल करोगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, मतलब समझ में जाएगा। ये एक तरह का ब्यूरो है जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। आरबीआई के द्वारा लाइसेंस होता है ये ब्यूरो, और ये आपको ये बता के देता है कि भाई राहुल जैन का सिबिल स्कोर क्या है, मतलब मैं अपने पेमेंट्स ठीक ठाक कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी क्या एक मार्केट में वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो अब इसमें चेंज क्या हुआ? इसमें जो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है, तो इसमें चेंज क्या हुआ है? चेंज इसमें ये हुआ है कि अब 1 जुलाई से जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं इनको वीकली ये इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी ब्यूरो को। पहले क्या होता था, मंथ के एंड में या जो भी इनकी डेट होती थी, हर मंथ ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज सारा डेटा ब्यूरो को भेजती थी कि भाई किस किस ने पे करा है, किस किस ने डिफॉल्ट करा है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा पेमेंट ड्यू है 11 तारीख को, आज क्या है 11 अप्रैल, 11 तारीख को मेरा पेमेंट ड्यू है। अब मैंने पेमेंट नहीं करा, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पास 11 को नहीं पहुंचती थी। कब पहुंचेगी? जब मंथ में एंड में जो प्रोसेस होगा सबका डेटा इकट्ठा होकर ब्यूरो के पास पहुंचती थी। तो मेरा सिबिल स्कोर कब इंपैक्ट होगा? मंथ के एंड में, ठीक है। अब मान के चलिए कि 15 तारीख को मैं पेनल्टी के साथ पूरा पेमेंट क्लियर कर देता हूं, तो क्या होगा? तो 30 तारीख को जो मेरा डेटा जाएगा ना, उसमें यही जाएगा कि भाई इन्होंने पेमेंट मिस नहीं करा है, क्योंकि मैंने पे कर दिया सारा, तो मेरा डिफॉल्ट होना बच जाता था। अब रूल जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि महीने की 9th, 16th, 23rd एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ क्रेडिट कार्ड कंपनीज को ये डेटा ब्यूरो को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे वीकली बेसिस पे ये रेप्लिकेशन हो जाए कि भाई किसने डिफॉल्ट करा है, किसने डिफॉल्ट नहीं करा है। अब ना इसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा ये होगा कि अगर मैंने पेमेंट कर दिया है तो भाई मेरा तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाए, 1 महीने के बाद तक वो पेंडिंग ना रहे। कई बार लोन लोग लेने जाते हैं और चूंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया होता है क्रेडिट कार्ड का, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उनका सिबिल स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये रूल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट इन जनरल मैं जैसे यूके में था, वहाँ पे क्या था, ये चीज़ें इतनी स्लो नहीं थी, बहुत ही जल्दी डेटा ट्रांसफ़र होता था ब्यूरोज़ के पास, ठीक है। अब यहाँ पर भारत में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि अब मंथली से वीकली आ रहे हैं, तो काफ़ी मेरे को लगता है प्रोसेस वाइज इंप्रूवमेंट है, बट आई डोंट नो इसका आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो ना, तो पूरा पेमेंट टाइमली कर दीजिएगा, वरना क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये बात समझ लीजिएगा कि अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए है ही नहीं,
ठीक है, क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करें, आप पूरा पेमेंट कर दें। जिस दिन आपने जो भी चीज़ खरीदी है पूरा पेमेंट कर दें, मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हुआ चेंज नंबर चौथा। पसंद आया कि नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाइल आई मूव टू चेंज नंबर 5। पांचवा चेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, इसमें लिखा है कि पैन नंबर विल बी मैंडेटरी फॉर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आप समझिए क्यों है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और पैन नंबर की क्या ज़रूरत पड़ गई उसमें? वो इसलिए पड़ गई कि सरकार देखना चाहती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे कितना स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि पैन नंबर को क्रेडिट कार्ड से टैग कर दिया तो बस वो लिंकेज हो गया। ठीक है, तो कल को अगर आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 20 लाख खर्च कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो एक तरह से पैन में हो सकता है लिंकिंग उसका हो जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर रूल लागू किया है। अब इसको बैंक्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो नई एप्लीकेशन आप लेने जा रहे हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये नया रूल लागू हो चुका है, तो बैंक्स में अब ये चालू हो जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड ही एक और है, छठा चेंज, वो बताता हूँ आपको बहुत जल्दी। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन सेम बड़े जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया था 976 पेज का, यहीं आता हूँ। इसमें पेज नंबर 586 पे जाइएगा। इंटरेस्टिंग चेंज है। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको पैन के लिए अप्लाई करना है अगर आपको पैन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अगेन मैं हंस रहा हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ इन्होंने क्या करा है। अगर आपको पैन के लिए अप्लाई करना है, नए पैन के लिए, तो इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, डेट ऑफ बर्थ है। तो इन्होंने क्या कराया अभी यहाँ पर लिस्ट में देखिए, आप नीचे आओगे ना तो 21वां पॉइंट है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एज ए एड्रेस प्रूफ आप सबमिट कर सकते हो जब आप पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या काम आएगी, आप समझदार हो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस काम आएगी? ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग को हैवीली 3 ऐसे रूल्स बना के आपकी इनकम टैक्स से जोड़ दिया एक तरह से। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चमक सकती हैं, अलर्ट में आ सकती हैं, आपको नोटिसेज आ सकते हैं। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 900 पेज डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ही मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, जो चीज़ लीगल है, लेजिटिमेट है, उसको ही करिएगा। ठीक है, तो ये हुआ छठा चेंज। 7 चेंज बहुत ही क्विकली समझाऊंगा आपको मैं, और वो बहुत ही इजी चेंज भी है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। ये मेरे हिसाब से द बेस्ट चेंज है जो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चेंज केवल कार्ड्स के लिए नहीं हुआ, यूपीआई वगैरह के लिए, ई वॉलेट्स के लिए भी हुआ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो देखिए क्या है इसमें चेंज। पहले अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स करते थे, ठीक है, तो आप अपना ओटीपी लेते थे और उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे। ठीक है, मतलब ऐसे लॉ नहीं था कि आपको 2 फैक्टर लगेगा ही लगेगा। कुछ बैंक्स ने या कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा था सेफ्टी के लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन अब ये लॉ बन गया है। क्या लॉ बन गया है कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कराना ही पड़ेगा। तो ओटीपी उनमें से एक हो सकता है, और दूसरा जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स के लिए मान लीजिए पिन हो गया जो आपके पास रहेगा, पासवर्ड हो गया, या डिवाइस का टोकन हो गया, बहुत सारे बायोमेट्रिक हो गया। इस तरह से सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अब लॉ बना दिया गया है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही वेलकम चेंज है, क्योंकि इसमें कितने सारे स्कैम्स हुए हैं। सिम स्वैप स्कैम आपने सुना होगा, लोगों के मोबाइल नंबर जो होते हैं वो एक्सेस हैक हो जाते हैं, और जिससे ओटीपी फिर हैकर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, फिशिंग अटैक्स होते हैं, मॉलवेयर एंड स्पाईवेयर अटैक होते हैं। ये सारे जो अटैक्स जिनमें केवल एक फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता था ना, वो स्कैमर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने से होपफुली क्राइम कम हो जाएगा, होपफुली ये जितने भी फ्रॉड होते थे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, वो कम हो जाएंगे। तो ये मोस्ट वेलकम चेंज है मेरे हिसाब से, और ये बहुत ज़रूरी भी था, तो ये अच्छा चेंज है। तो मैंने ब्रॉडली 7 चेंजेस आपको बताए हैं, और हो सकता है कि और भी चेंजेस हुए हैं जो मुझे नहीं मालूम हो। और भी वीडियोस देखिएगा, कहीं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है तो आप कमेंट में ज़रा डाल दीजिएगा। मुझे ये भी बताइए कि इन चेंजेस में जो मैंने 7 चेंजेस आपको एक्सप्लेन किए, उनमें से आपको सबसे अच्छा चेंज आपके हिसाब से कौन सा लगा? नंबरिंग वाइज आप कमेंट में लिखिए कि राहुल मुझे 1 2 3 4 5 6 7 में से ये चेंज सबसे अच्छा लगा, और सबसे बेकार चेंज कौन सा लगा वो भी ज़रूर कमेंट में लिखें। अपनी प्रतिक्रिया शेयर करिए, इसीलिए तो मज़ा आता है, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ा आता है एंगेजमेंट से। तो ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरी टीम और मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन हो जाता है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।